नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पर, जहां हम आपको देते हैं सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार BPSC यानी कि नई वैकेंसी के बारे में, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत एक सुनहरा मौका मिला है। अगर आप भी बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इस वैकेंसी की हर जरूरी जानकारी, जैसे योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस, परीक्षा का पैटर्न, आयु सीमा, सिलेबस और आवेदन की प्रक्रिया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही काम करते रहें तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो दोस्तों, यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 35/2025 है, जिसमें पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में भर्ती निकाली गई है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका वेतमान लेवल 6 रहने वाला। अगर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो पत्रकारिता या जनसंचार या मास कम्युनिकेशन में स्नातक डिग्री जिसने पास किया हो या पहले से सेवारत योग्य उम्मीदवार अपने वर्तमान नियोक्ता से अग्रसहित कराकर आवेदन समर्पित करें। अगर उम्र सीमा के बारे में बात करें तो उम्र सीमा 1/8/2025 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम उम्र अनारक्षित वर्गों के लिए 37 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है। एवं SC ST यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष एज रखा गया है। परंतु बिहार सरकार के विभिन्न विभागों, संस्थान, परिषद में संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि में छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। यानी कि कहा जा रहा है कि जिसने पहले से ही बिहार में कोई वर्क किया है यानी कि काम किया है तो उसको उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। किसी कार्य वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो दिनांक 1/8/2025 को अधिकतम 60 वर्ष से अधिक न हो, यानी कि 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके दोस्तों चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसका चयन प्रक्रिया हमारे होने वाली है लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार मौखिक के परीक्षा के आधार पर। अगर इसे बात करते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का, तो कुल इसमें 400 अंकों की परीक्षा होगा, जिसका एग्जाम पैटर्न अगर देखते हैं तो पेपर 1 में आपसे हिंदी में संक्षेपण, व्याकरण, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन होने वाले हैं। और बात करते हैं अगर इसकी तो अवधि की यानी कि एग्जाम का टाइम को, तो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से आपको कुल प्रश्नों की संख्या 80 रहने वाली है। और अगर अंक की बात करें यानी कि नंबर की, तो 200 नंबर की आपको परीक्षा होगी। फिर अगर बात करते हैं अंग्रेजी, इसमें अंग्रेजी सामान्य ज्ञान तीनों मिलते हैं। फिर आपका पेपर 2 एग्जाम होगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होता है, लेकिन ये आपका 100 नंबर का होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और ये 200 मार्क्स का होता है। अब इसमें देखते हैं कि पेपर 2 में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है पत्रकारिता सिद्धांत, संवाद प्रेषण एवं संपादन तथा जनसंपर्क, हिंदी एवं अंग्रेजी। यानी कि इसमें अगर कहा जाए तो पत्रकारिता सिद्धांत से 50 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और संवाद प्रेषण से 50 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है और संपादन से 50 अंकों का और जनसंपर्क से 50 अंकों का पूछा जाता है। फिर कहा जाता है विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। यानी कि कहा जा रहा है कि प्रत्येक आप अगर क्वेश्चन सही करते तब उसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत क्वेश्चन करते तो इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है 0.23 मार्क्स का। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यदि उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाता है। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आपने उसमें अगर 1 से ज़्यादा उत्तर दीजिएगा OMR शीट में, तब उसको गलत उत्तर माना जाएगा और उसको क्रॉस कर दिया जाएगा। यदि प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है तो अर्थात उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप उसमें अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन का आंसर तो आप उसमें नहीं भी भर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कुछ सामान्य निर्देश के बारे में। तो सामान्य निर्देश में सबसे पहले देखते तो ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। यानी कि आपको जो उसमें डाटाबेस आप उसमें दीजिएगा वो सिर्फ और सिर्फ संधारित करने हेतु लिया जाता है। फिर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि के बारे में। तो अगर ऑनलाइन आवेदन तिथि के बारे में देखो तो आपका स्टार्टिंग डेट 19/5/2025 से स्टार्टिंग होने वाली है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बारे में तो 10/6/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद आपको बीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वन टाइम रजिस्टर यानी कि OTR करना पड़ेगा। फिर OTR करने के बाद आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके आपको भविष्य में आयोग प्रकाशित होने वाले सभी काम हेतु OTR ही मान्य होगी। यानी कि आपने एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फिर आप जितना भी वैकेंसी आती है इसी रजिस्ट्रेशन पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देता है। यानी कि कहा जा रहा है कि OTR यानी कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई यहाँ से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है और इसमें आपका जो प्रोफाइल बनाया जाता है, इसके बाद आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं। फिर कहा जा रहा है OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। यानी कि आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपका अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। फिर कहा जा रहा है जो उम्मीदवार बीपीएससी द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग करें। यानी कि जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उसी का आपको उपयोग करना पड़ेगा। एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं, यानी कि एक से ज़्यादा वन टाइम रजिस्टर की अनुमति नहीं दी गई है। नेक्स्ट अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं, अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर शुल्क की बात करते हैं यानी कि एग्जामिनेशन फीस के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें एग्जामिनेशन फीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पैसा दिया गया है। जैसे कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया रखा गया है और SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया रखा गया है और सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200 रुपया ही रखा गया है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपया रखा गया है। अगर अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए बात करते हैं जो बिहार से बाहर के हैं तो उनके लिए 750 रुपया रखा गया है और इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन से पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या आधार नंबर नहीं दिया जाता तो उनके बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपया अलग से लगेगा। यानी कि कहा जा रहा है कि जब आप अप्लाई करते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो उसके लिए बायोमेट्रिक फीस आपसे अलग से 200 रुपया लिया जाएगा। फिर कहा जा रहा है वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अनारक्षित महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनारहित किया जा सकता है। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आपने अभी इस फॉर्म में अपने दिव्यांगता को अगर छुपाते हैं या फिर आप उसमें SC ST या फिर कोई भी सर्टिफिकेट लगाते हैं या फिर नहीं भी लगाते हैं तो अगले बार जब आप लगाते हैं तो आप पे शक का संदेह जा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी आपको फॉर्म अभी अप्लाई कीजिएगा तो उसमें आपको जितना भी डॉक्यूमेंट लगाना है सारा डॉक्यूमेंट लगाइएगा, वो भी सही। फिर बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में। तो इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशन में कहा जा रहा है कि प्रोफाइल निर्माण के लिए 6 चरण है, वे इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, यानी कि व्यक्तिगत जानकारी आपको उसमें सही आपको अप्लाई करते वक्त भरना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको एड्रेस भरना पड़ेगा। फिर आपका अन्य अदर इन्फॉर्मेशन, फिर क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, फिर एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं कि स्टेप 1 में आपको क्या क्या कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत जानकारी, इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा जैसे कि स्वयं की जाति और श्रेणी, जैसे कि UR, EWS, BC, EBC, यानी कि आप जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट लगाना है। फिर दूसरा देखते हैं कि पता संबंधित जानकारी, यानी कि स्टेप 2 में आपको एड्रेस भरना पड़ेगा। फिर तीसरा में आपको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेंट, यानी कि जो न्यू एप्लीकेशन होते हैं, यानी कि कैसे आप इसमें प्रोफाइल बना सकते हैं। तो आवेदक का प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद न्यू एप्लीकेशन टैब में सारी ऑनगोइंग एक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जिसमें व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पर क्लिक करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं सबमिट एंड पे फीस पर क्लिक करके पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। यानी कि आपने अगर न्यू एप्लीकेंट है तो उसमें आपको खुद ब खुद लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यही कहा जा रहा है। अब बात करते हैं माई अकाउंट टैब को। तो माई अकाउंट टैब में कहा जा रहा है यदि किसी आवेदक का अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आवेदक माई अकाउंट टैब में जाकर के कर सकते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में। तो महत्वपूर्ण निर्देश में कहा जा रहा है कि अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः माई अकाउंट टैब पर क्लिक करेंगे।
तत्पश्चात अकाउंट के अंदर व्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ से आपको आवेदन को एप्लीकेंट को प्रिंट करवा लेना है। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद जब आपका पूरा का पूरा जब व्यू दिखने लगे, व्यू ऑप्शन आ जाए तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस फॉर्म का अप्लाई किया तो उसके प्रिंट करके अपने घर में रख लेना है। ये रखने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको भविष्य में अगर कोई भी जानकारी अगर आपसे छूटती या फिर आप पासवर्ड भूल जाते या फिर यूज़र ID भूल जाते तो उसमें यूज़र ID पासवर्ड रहता है, इसलिए आपको कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई पर्यावरण पदाधिकारी भर्ती 2025 से जुड़ी हुई। अगर आप पर्यावरण विज्ञान, केमिकल इंजीनियरिंग या संबंधित विषय में स्नातक है तो यह सुनहरा अवसर आपके लिए है। इस भर्ती की तैयारी अच्छे से करें और अगर वीडियो से आपको मदद मिलती है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही भरोसेमंद और अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले रहते हैं। तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हम ज़रूर जवाब देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।